हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास टॉपिक होगा, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के लगभग हर क्लास के स्टूडेंट्स के मन में बातें रहती हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। ओके, तो ये टॉपिक है हमारे क्लास 11th से लेकर के 11th क्लास का शायद 11th चैप्टर है द सेल डिवीज़न। ओके, सेल डिवीज़न होता क्या है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही क्लियरली मैं ये पूरा विजुअलाइज करवाना चाहती हूँ कि आखिर ये सेल डिवीज़न होता क्या है। ठीक है, और एक्चुअली में इस बार जो नीट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे हमारे सेल और सेल डिवीज़न से। लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था, उसमें आया था। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, और सिंस कि ये आसानी से समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा। तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, द सेल डिवीज़न। तो आज का हमारा नया टॉपिक सेल डिवीज़न हम लोग कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न चैप्टर एक्चुअली में सेल डिवीज़न को लेकर के बहुत से बच्चों के मन में धारणाएं रहती हैं कि ये सेल डिवीज़न होता क्या है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं सेल्स को, बॉडी को हमारे, किस तरह से ये एक्चुअली में होता है। तो हम लोग हर क्लासेस में कुछ कुछ वर्ड्स सुनते आते हैं कि सेल डिवीज़न माइटोटिकली होता है, मियोसिस इसमें होता है, मियोटिकली होता है। मतलब कई वर्ड्स हम लोग सुनते हैं, बस उसको स्किप करते जाते हैं कि आखिर ये मतलब उतना ज़्यादा हम लोग के लिए खास है नहीं। आगे इसको अगर आप लोग 11-12 में पढ़ेंगे तो इसे काफ़ी डिटेल्स आप लोग को समझना है कि ये क्या है। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में जनरली इसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता है कि ये है क्या, बट अब आप लोगों के लिए ये डिस्क्रिप्टिव टर्म है, इसे और अच्छे से आप लोग को जानना है कि ये माइटोसिस, मियोसिस ये सब होता क्या है, इंटरफेज ये सब होता क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग अब डिस्क्रिप्टिव टाइप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में आप लोगों को सबसे पहले जानना होगा सेल डिवीज़न से रिलेटेड टर्म कि सेल डिवीज़न होता क्यों है। सेल डिवीज़न होता क्यों है? हाँ, सेल डिवीज़न इसलिए होता है ताकि हमारा बॉडी ग्रो कर सके। ओके, हमारा बॉडी ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ओके, तो सेल डिवीज़न लीड्स टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आवर बॉडी, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है हमारा, कैसा प्रॉपर्टी है? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ओके, हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ये सारा टॉपिक्स कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना हो करके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ओके, तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ अगर हम लोग बोले कि मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लोग लें, यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर्स, तो क्या ग्रोथ जो होता है वो यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर्स दोनों में सेम होता है? नो, यूनिसेलुलर्स में क्या होता है, ग्रोथ इज जस्ट सिनोनिमस टू सेल डिवीज़न। ओके, या रिप्रोडक्शन हम लोग ये कह सकते हैं। ग्रोथ अगर यूनिसेलुलर ग्रो करेगा यानी कि वो डिवाइड करेगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ उस केस में क्या हो जाता है, सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल डिवीज़न, हम लोग ये कह सकते हैं यूनिसेलुलर्स के टर्म में। ठीक है, लेकिन क्या मल्टीसेलुलर्स के टर्म में हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मल्टीसेलुलर्स ग्रो करेगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा? ऐसी तो बात नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, हाँ सेल डिवाइड ज़रूर होगा। ओके, मल्टी सेलुलर्स में अगर सेल ग्रो करेगा तो वो डिवाइड होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो वो डिवाइड क्या कहलाता है? वो डिवाइड कहलाता है सेल डिवीज़न। ओके, सेल डिवीज़न। तो हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल एक्चुअली में डिवाइडिंग इन नेचर होता है, डिवाइड होता रहता है। और अगर हम लोग प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट के केस में एक्चुअली में उनका बॉडी लगभग पूरे जीवन ग्रो करता है। ठीक है, पूरे जीवन ग्रो करता है। हम लोग कहते भी हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडेफिनिट ग्रोथ होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें हमेशा ही एज पर नीड उनमें डिविजन्स होता रहता है। ओके, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ उसमें होता है। बट क्या एनिमल के केस में ऐसा होता है कि वो भी इनडिटर्मिनेटली ग्रोथ करते हैं? तो नॉट एट ऑल। ठीक है, क्या होता है एनिमल्स के केस में? डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। ओके, फिक्स होता है एनिमल्स के केस में ग्रोथ। बट अगर हम लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि क्या कोई सेल है एनिमल में जो पूरे जिंदगी ग्रो करता है, तो इसका भी आंसर हमारे पास है।
अगर एनिमल के केस में कोई ऐसा सेल है जो ज़िंदगी भर ग्रो कर रहा है और करता ही है, तो वो सेल हम लोग एक्चुअली में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ करते हैं। तो उसी तरह से बॉडी, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में भी हम लोग कह सकते हैं कि एक सेल ऐसा है जो ग्रो करता है पूरे लाइफ। वो कौन सा सेल है? दैट इज बोन सेल। हमारा कौन सा सेल है? बोन मैरो सेल है, जो कि पूरे लाइफ हमारे बॉडी में ग्रो करता है। ओके, तो ये तो रही कुछ बेसिक थिंग्स इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं अबाउट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम लोग दो तरह से जानते हैं, एक माइटोटिकली और एक मियोटिकली, माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। इसके ऊपर भी मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर दिया है आप लोगों को, माइटोसिस और मियोसिस को लेकर के। वो एकदम सिंपल सा टॉपिक है। माइटोसिस एक तरह से इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोसिस एक तरह से रिडक्शनल डिवीजन होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, कि माइटोसिस डिवीजन में भी डिप्लॉयड सेल्स और हेप्लॉयड सेल्स में हो सकता है, और मियोसिस डिवीजन क्या होता है, वो ऑलवेज होता है डिप्लॉयड सेल्स में। ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप लोग चाहे तो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, माइटोसिस एंड मियोसिस को लेकर के। तो एक्चुअली में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो टॉपिक हम लोगों ने प्लांट किंगडम का किया था, उसमें हम लोगों ने इस बात को अच्छे से डिस्कस किया था कि प्लांट में जनरली माइटोसिस जो होता है वो हेप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में होता है। ठीक है, लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है, माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होता है। लेकिन कभी कभार, मतलब आगे चल के कभी ऐसा फेज भी आता है एनिमल्स के केस में, गेमेटोफाइटिक फेज, जहाँ पे वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है हेप्लॉयड सेल। ठीक है, ऐसा होता है। हमारे एनसीईआरटी में ये चीज़ दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों से अच्छे से ये बातें मेंशन कर रही हूँ। ओके, आप लोग पूरे एनसीईआरटी को मेरे लेक्चर के बाद थ्रू आउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या बताया है आप लोगों को। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने डिवीज़न की ओर। तो ये डिवीज़न जो होता है ये कुछ फेजेस में कंप्लीट होता है। ओके, ये जो सेल डिवीज़न होता है ये कुछ फेजेस में कंप्लीट होता है। और एक्चुअली में सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक डेफिनेटिव टाइप ऑफ टर्म करते हैं इसमें कि क्या होता है। देखिए, हमारा एक सेल है। ओके, ये सेल ग्रो करेगा। सबसे पहले ये सेल क्या करेगा, ये सेल क्यों मतलब इसमें डिवीजन करना जरूरी हो जाता है, वो पहले हम लोग दो टर्म्स समझेंगे। ठीक है, दो बातें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों डिवाइड करता है, इसको डिवाइड होने की ज़रूरत क्यों आन पड़ती है। तो इसका कारण है दो। एक कारण है द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का डिस्टर्बेंस हो जाना। ठीक है, एक टर्म है डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ओके, डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, ये क्या है ये मैं अभी डिटेल दूंगी आप लोगों को। ठीक है, और दूसरा टर्म है दैट इज सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता क्या है, आप लोग जनरली ऐसे भी समझते हैं बातों को कि आखिर डिवाइड कब होता है सेल। डिवाइड तब होता है जब सेल का साइज बड़ा हो जाता है। ओके, सेल का साइज हमारा बड़ा हो जाता है तब वो डिवाइड करता है। तो देखिए, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, कि जब सेल का इंटरनल कंटेंट मतलब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट हाइयर हो जाता है टू द न्यूक्लियर कंटेंट। ओके, क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ग्रेटर देन न्यूक्लियर कंटेंट। ओके, जब ऐसा टर्म होता है तो क्या होता है, देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, दिस इज अ सेल। ओके, ये सेल यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और ये सेल ग्रो कर गया, बहुत बड़ा हो गया है और इसका न्यूक्लियस उतना का उतना ही है। ओके, तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ कि इसका जो इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो न्यूक्लियर के अंडर ना रह करके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंडर जाने लगता है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिस्टर्बेंस हो जाता है सेल में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये प्रोटोप्लाज्मिक जो पार्ट है ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा होने के कारण न्यूक्लियस का जो अपना दबदबा रहता है, आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल होता है, तो न्यूक्लियस का जो दबदबा रहता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि सेल को डिवाइड हो जाना पड़ता है। ठीक है, सेल को डिवाइड हो जाना पड़ता है, तो सेल हमारा फिर दो भागों में बढ़ जाता है।
इस तरह से। ओके, बात समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यहाँ क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ग्रेटर देन न्यूक्लियर कंटेंट हो गया है। ओके, और दूसरी बात होती है, इसी में हम लोग कर्ण प्लाज्म थ्योरी करते हैं। एक टर्म कर्ण प्लाज्म थ्योरी होता क्या है? न्यूक्लियर कंटेंट बाय डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड न्यूक्लियर कंटेंट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस जनरल वे में आप लोग इसे समझिए कि प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा हो गया तो सेल को ज़रूरत पड़ा डिवाइड होने के लिए। ठीक है, दूसरी बात सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ये क्या है इसे भी मैं बताती हूँ। देखिए, सरफेस वॉल्यूम रेशियो है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, सरफेस का वॉल्यूम। ठीक है, आप जानते हैं कि सेल अपने अंदर से मटेरियल्स बाहर निकालता है। ठीक है, अंदर से वोमिट करता है मटेरियल्स को, आप लोग जानते हैं। एक्सोजेनेसिस करता है। एक सेल है, ठीक है, इसके आसपास का कुछ एरिया है। ठीक है, इस तरह से इसके आसपास का कुछ एरिया है। दिस एरिया इज कॉल्ड सरफेस। ओके, और ये अंदर का सेल कंटेंट है हमारा। ओके, कुछ इस तरह से है। ये क्या होगा कि आगे चल के ये इतना ज़्यादा सरफेस पर अपना मटेरियल एक्सक्रीट करेगा, इतना ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा कि अब सरफेस भी उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अगर ये वाला एरिया, बाहर वाला एरिया अगर फुलफिल हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है, ये अगर पूरी तरह से हमारा फुलफिल हो चुका है, पूरी तरह से भर चुका है, तो क्या वो और सामान एक्सेप्ट करेगा अंदर से? नहीं करेगा। ठीक है, जब वो और सामान एक्सेप्ट नहीं करेगा अंदर से बाहर की ओर, तो क्या करेगा? इस सेल को ही अपने अंदर कुछ जगह बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये सेल आगे चल के फर्दर क्या होता है, ये पार्ट आपका ऐसा ही रहेगा, बट ये सेल आपका दो भागों में बंट जाएगा। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका सामान बंट गया दो सेल्स के अंदर। समझ में आया? उसका अंदर का सामान दो सेल्स के अंदर बट गया। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये भी एक कारण होता है सेल के डिवाइड होने का। ठीक है, तो पहला कारण आपको समझ में आया, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा हो गया था, न्यूक्लियस का अपना मतलब जितना भी मतलब क्या कह सकते डोमिनेंसी था वो कम हो गया था, तो इस कारण से उसे डिवाइड होना पड़ा। ठीक है, न्यूक्लियस ऐसे जनरली न्यूक्लियस ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, बट इस केस में वो रेगुलेट कर नहीं पा रहा है क्योंकि ज़्यादा हो गया ना कंटेंट, तो ज़्यादा हो गया तो वो कंटेंट नहीं कर पा रहा, तो इसलिए दो भागों में उसे बंटना पड़ा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? सरफेस वॉल्यूम रेशियो का डिफरेंट हो जाना। ठीक है, जब ये हो जाएगा, जब सरफेस का वॉल्यूम हमारा मतलब इंटरनल वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि इंटरनल वॉल्यूम को ही बड़ा बनना पड़ेगा, तब वो दो भागों में सेल हमारा बंट जाएगा। ठीक है, तो ये दो कारण थे सेल डिविजन्स के। अब हम लोग करते हैं द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन। इसका जो फेजेस होता है उसे हम लोग थोड़ा क्लियर वे में समझेंगे। ठीक है, हम लोग लिटिल लर्निंग करेंगे बट बेटर लर्निंग करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पहले ही मैं बता दे रही हूँ कि हम लोग लिटिल लर्निंग करेंगे बट बेटर लर्निंग करेंगे, जो कि हमारे लिए हर एक टॉपिक को क्रैक कर सके। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो सके, इजीली सॉर्ट आउट हो सके। ओके, तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं आगे क्लियरेंस। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सेल डिवीजन में फेजेस होते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहला टर्म लिखेंगे फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जब फेजेस ऑफ सेल डिवीजन की हम लोग बात करते हैं तो ये दो चरणों में पूरा होता है। ठीक है, दो चरणों में ये पूरा होता है, दैट इज नंबर वन इंटरफेस। ओके, नंबर वन इंटरफेस एंड द अदर वन इज कॉल्ड द एम फेज। ओके, इंटरफेस एंड द अदर वन इज कॉल्ड द एम फेज। ओके, एम फेज का और भी नाम है डिविजनल फेज भी हम लोग इसे कह सकते हैं, माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। ओके, डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज। ओके, कई तरह के फेजेस के नाम से वो जाना जाता है। तो इंटरफेज, सबसे पहले हम लोग इस पूरे टर्म को अच्छे से समझेंगे। ओके, एकदम क्लियर कट हम लोग इसको समझेंगे कि क्या है ये टर्म हमारा। हम लोग अगर एक पाई डायग्राम लें, ओके, एक पाई डायग्राम मैं अभी आप लोगों को ड्रॉ करके बताऊंगी, एक पाई डायग्राम। ओके, पाई चार्ट आप लोग जानते होंगे। एक पाई डायग्राम अगर हम लोग लें तो दिस इज अ फुल सेल साइकिल। ओके, दिस इज फुल सेल साइकिल। इसमें क्या होगा सो देखिएगा आप लोग, इसमें हमारा एक भाग होगा जो इंटरफेज होगा, ठीक है, और दूसरा भाग होगा जो हमारा एम फेज होगा। ओके, दूसरा भाग हमारा द एम फेज होगा।
इसे हम लोग अपने एनसीईआरटी के थ्रू ही बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एकदम क्लियर स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाना है मुझे, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। तो क्या है ये हमारा स्ट्रक्चर, सो देखिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटेंगे बाय आवर एनसीईआरटी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने किया, दिस इज द पार्ट, यहाँ अगर हमारा सेंटर है तो ये एक भाग और ये एक भाग, ओके। दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2 एंड दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द M फेज। M फेज में हमारा कई सारे टर्म्स आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ओके। एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस, हो गया कंप्लीट। हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से है, इस तरह से अंडरगोज होगा ये डायग्राम। अब देखिए इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं इस टर्म को। देखिए इस तरह से हम लोग समझते हैं, अब अच्छे से देखिए। तो हमारा जो इंटरफेज है, सबसे पहले हम लोग इन टर्म्स को पहले समझेंगे, फिर इस डायग्राम को समझेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो इंटरफेज है, इंटरफेज एक्चुअली में क्या फेज होता है, स्टेज बिटवीन 2 M फेजेस। क्या है, इंटरमीडिएट फेज बिटवीन 2 M फेजेस हम लोग कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज इज जनरली अ प्रिपेयरिंग फेज। क्या है, प्रिपरेशन फेज। कौन सा फेज है, प्रिपरेशन फेज। क्या है, प्रिपरेशन फेज। वाई इंटरफेज इज कॉल्ड द प्रिपरेशन फेज, क्यों इसे कहा गया प्रिपरेशन फेज, क्योंकि ये वही फेज है जो सबसे लंबे समय का होता है, ओके, सबसे लंबे समय का होता है। और दूसरी बात ये कि इस फेज में ही सारी तैयारियां पूरी होती हैं। अगर ये एक फेज ना हो तो डिवीज़न फेज होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ओके। क्योंकि इस फेज में पूरे सेल साइकिल की तैयारियां होती है। अगर ये फेज नहीं होगा तो डिवीज़न फेज नहीं होगा, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, ओके। होता क्या है कि जैसे कि हम लोग किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले तैयारी करते हैं ना। अगर आप लोग सिंपल सा एग्जाम्पल ही ले लें कि आपको कुछ बनाना है, ठीक है, आपको कुछ पेंटिंग बनानी है, तो आप पहले अपना पेंटिंग के लिए सामान तो लेकर आएंगे, अपना सारा तैयारी तो करेंगे। आपके पास कलर होगा, आपके पास पेंसिल होगी, आपके पास चार्ट पेपर होगा, मतलब जो भी यूज़फुल सामान है वो सामान पहले आप कलेक्ट तो करें, आप पहले इंतज़ाम तो कर ले कंप्लीटली, तब ना आप पेंटिंग स्टार्ट करेंगे बनाना। समझ में आया? तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो इस डिवीज़न फेज में, इस सेल डिवीज़न में जो फर्स्ट फेज़ है, जो स्टार्टिंग फेज़ है, वो है हमारा इंटरफेज। लेकिन फिर भी इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट फेज बिटवीन 2 M फेजेस। 2 डिवीज़न फेजेस के बीच का इंटरमीडिएट फेज हम लोग इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है, ठीक है। एक सेल आपका, ये छोटा सा सेल था, ये आगे चल के बड़ा सेल हो गया, ये आगे चल के 2 छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो गया, ओके। एक ये छोटा सेल, एक ये छोटा सेल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपका तो बार बार फिर ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये आपका छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होगा। हम लोग यही तो कहेंगे ना कि डिवीज़न हो रहा है। तो सी दैट प्रॉपरली आप लोग इसे अगर देखें तो सेल जो ग्रो कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो प्रिपरेशन का फेज देख रहे हैं, एक डिवीज़न और दूसरे डिवीज़न के बीच में है। आई बात समझ में? तो हम लोग इसे, हमारे एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियर दिया हुआ है कि इंटरफेज इज द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन 2 M फेजेस। तो इसे आप लोग को लर्न करना है टर्म को, ओके। और दिस इज द प्रिपरेशन फेज। कैसा फेज है? प्रिपरेशन फेज है। और इस प्रिपरेशन फेज में इंक्लूड होता है 3 फेजेस, ओके। 3 अदर फेजेस आर इंक्लूडेड इन दिस प्रिपरेशन फेज, और दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। कौन सा फेज है? लॉन्गेस्ट फेज है। और एज पर आवर एनसीईआरटी क्या दिया हुआ वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एज पर आवर एनसीईआरटी दिया हुआ है कि अगर हमारे बॉडी का सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड कर जाता है तो उस 24 घंटे में हमारा मतलब कि 95% टाइम लगता है इंटरफेस को कंप्लीट करने में, ओके। और वही इन द सेम केस 5% सिर्फ टाइम लगता है M फेज को कंप्लीट करने में। तो कितना परसेंट टाइम लगा? दैट इज 5%। और यही यहाँ पे कितना लग गया? 95%। एवरेज वैल्यू है ये, ओके, एवरेज वैल्यू। आपका क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस में 90% भी आ सकता है, आप उसे आंसर कर सकते हैं, ओके। मतलब मैक्सिमम टाइम किस में लगा?
तो इंटरफेज में लगा, ओके। और मिनिमम टाइम किस में लगा, तो एम फेज में लगा। समझ में आया बात। और दूसरी बात कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हमारे एनसीईआरटी में दी गई है कि अगर 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे का, तो 24 घंटे में हमारा इंटरफेज होगा 23 आवर्स में, और यही एम फेज कितने आवर्स में, 1 आवर में होगा एम फेज, ओके। एम फेज होगा 1 आवर में ओनली, ओके। बात समझ में आई। और यही इन द सेम केस एक और चीज़ हमारे एनसीईआरटी ने दिया, उसे भी आपको लर्न करना पड़ेगा। दैट इज हमारे इस चैप्टर के ईच एंड एवरी लाइन से क्वेश्चन बनता है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक चैप्टर भले ही हमारे एनसीईआरटी में 5 से 6 पेज का है, बट इस एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन कंपल्सरी आपके एग्जाम्स में आते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, तो इसलिए हम लोग ईच टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या क्या आंसर्स हमारे बनेंगे, क्या किस किस क्वेश्चन के, ओके। देखिए, तो यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया एक नॉर्मल बॉडी सेल के बारे में। हमने समझा कि अगर 24 घंटे में वो डिवाइड कर रहा है तो उसका जो प्रिपरेशन फेज है वो 23 घंटे का होगा, और सिर्फ 1 घंटे में वो बाकी का सारा काम करके निपट जाएगा। आया समझ में। लेकिन इन द केस ऑफ ईस्ट, ईस्ट के लिए एक टॉपिक हमारे बुक में दिया हुआ है, ईस्ट। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंगस। आप लोगों ने पढ़ा है ईस्ट इज एन फंगस, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट में कैसा होता है, ईस्ट में, ईस्ट इज डिवाइडेड रैपिडली इन विदिन 90 मिनट्स। कितने मिनट्स में, ओनली 90 मिनट्स में ईस्ट डिवाइड कर जाता है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न रखना है कि अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो वो काफ़ी कम समय में डिवाइड कर जाता है, ओके। तो उसका प्रिपरेशन फेज और एम फेज भी तो डिफरेंट ही होगा ना। अगर इस अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज भी उसका कम ही होगा इंटरफेज और एम फेज, ओके। तो इस तरह हम लोग इस टर्म को समझेंगे। अब देखिए, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम कंप्लीट पहले कर लें, ओके। तो दिस इंटरफेज स्टेज और दिस एम फेज स्टेज, इन दोनों को हम लोग को अच्छे से समझना है। एम फेज स्टेज में भी कई फेजेस होते हैं, ठीक है, हम लोग उसे डिस्क्राइब करेंगे। पहले इंटरफेज को हम लोग कर लें। इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। बाद में साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, जिन्होंने ये सब डिविजन्स दिए थे, हॉवर्ड एंड पेल्क। हॉवर्ड एंड पेल्क, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सब डिवीजन दिया था, सब डिविजन्स। क्या सब डिविजन्स, नंबर 1 हम लोग करेंगे द G1 फेज, ओके। नंबर 2 करेंगे हम लोग S फेज, एंड नंबर 3 करेंगे हम लोग G2 फेज, ओके। इस तरह से इन्होंने 3 फेजेस दिए थे। हम लोग इन तीनों फेजेस को अभी इस पाई डायग्राम में समझेंगे। और नेक्स्ट वन द एम फेज। एम फेज जो है माइटोटिक डिविजन्स। एम फेज एक तरह से माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है, डिवीजन फेज भी कहा जाता है, सब कुछ। उस फेज में 2 तरह के प्रोसेसेस चलते हैं। सबसे पहले इसमें 2 फेजेस चलते हैं, ओके। 2 फेजेस क्या क्या है, पहले हम लोग उसे समझ लें। एक होता है द कैरियो काइनेसिस, ओके, और एक होता है द साइटोकाइनेसिस, ओके, साइटोकाइनेसिस। ये एम फेज भी अगर हम लोग बोलें तो ये एम फेज आपका मियोटिकली भी होता है और माइटोटिकली भी होता है, ओके। तो मियोसिस का टर्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग माइटोटिक के टर्म को, माइटोसिस के टर्म को समझेंगे, ओके। क्योंकि पहले सिंपल सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब तो ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना, ओके। तो हम लोग पहले बेस से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन, ओके। और द साइटोकाइनेसिस क्या है, द प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या कहेंगे हम लोग, प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके। इसे हम लोग साइटोप्लाज्म डिवीजन भी कह सकते हैं, मतलब जो जिस डिवीजन में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, दिस इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये तीनों फेजेस किसके पार्ट्स हैं, इंटरफेज के पार्ट्स हैं, ओके। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा इस स्ट्रक्चर को। हम लोगों का जब लंबा वाला टाइम यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का फेज कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का फेज दिख रहा है आप लोगों को। मैक्सिमम फेज, मैक्सिमम समय सेल कौन से फेज में बिता रहा है, ये है हमारा द इंटरफेज। इंटरफेज इज सब डिवाइडेड इन G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ओके। इन तीनों चरणों में, इन तीनों फेजेस में होता क्या है, हमारा सेल मेटाबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, ओके। मेटाबॉलिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। इसमें कई सारे टर्म्स बनते हैं हमारे,
अगर कहा जाए कि सेल ग्रोथ कौन से फेज में होता है तो हम लोग आंसर करते हैं द इंटरफेज में, ठीक है, क्योंकि इंटरफेज में ही तो वो ग्रो कर रहा है ना, सेल हमारा ग्रो कर रहा है, उसमें आरएनएस बन रहा है, उसमें डीएनए बन रहा है, उसमें हमारा क्या कह सकते हैं सेंट्रोमियर रेप्लिकेट कर रहा है। ओके, मतलब बहुत सारा टर्म हमारा इसमें हो रहा है जो कि ग्रोथ का काम कर रहा है। एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, फिर प्रोटीन्स बन रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं, मतलब कई सारे काम यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल्स डिवाइड कर रहे हैं, कई सारे काम है जो हमारे इसी इंटरफेज में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये इंटरफेज इज द सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और सबसे ज़्यादा टाइम का फेज है। ओके, लॉन्गेस्ट फेज, और इसी फेज में सबसे ज़्यादा देर तक सेल हमारा रहता है और इसी फेज में हमारे सेल का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। क्या होता है? मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ओके, कौन से फेज में? तो इंटरफेज में होता है। और अगर हम लोग माइटोसिस की बात करें, मतलब एम फेज की अगर हम लोग बात करें या डिवीजन फेज की बात करें, तो दिस इज आवर डिवीजन फेज। बस इतना सा हमारा डिवीजन फेज है। ओके, तो इस डिवीजन फेज में हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज मोस्ट डायनेमिक फेज। कैसा फेज है? मोस्ट डायनेमिक फेज। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 95% टाइम लगता है इसमें, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं दैट इज मोस्ट डायनेमिक फेज, ठीक है। और इसमें कितना टाइम लगता है? ओनली 5% टाइम लगता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि इसे मोस्ट डायनेमिक इसलिए कहा गया, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, कम से कम समय में बड़ा से बड़ा काम कर देना। ओके, समझ में आया बात? कम समय में बड़ा काम कर देना तो डायनेमिक ही तो हुआ ना, खतरनाक ही तो हुआ एक तरह से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डिवीजन फेज है वो मोस्ट डायनेमिक फेज होता है, ठीक है। तो ये है हमारे सेल डिवीजन का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक लिमिटेड व्यू। ओके, अगर आप लोग को इस तरह से इस लेक्चर को कंप्लीट कराना है, अच्छे से पढ़ना है, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।